हम लोग जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल को देख रहे हैं और इसमें हमारा जो है ये तीसरा क्लास है। और हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था महादेश जनक बल के बारे में, जिसमें हमने देखा था अगर वो ऊपर की तरफ लगता है तो किस प्रकार कार्य करेगा। अब हम देखेंगे महादेश जनक बल जो है, महादेश जनक बल जब ये नीचे की तरफ लगेगा तो किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो हम लोग जो है इसके संदर्भ में देखेंगे अधोमुखी बल। ठीक है, देखो जब महादेश जनक बल लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है तो उसे अधोमुखी बल कहा जाता है। जब महादेश जनक बल लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है तब इन्हें अधोमुखी बल कहा जाता है। जैसे कि ये महासागर है और ये महाद्वीपीय भाग है, इसमें ये पानी। ठीक, तो हम लोगों को देखना है ये जब नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है, इसमें भी हम लोग महासागर की तरफ भी देखेंगे नीचे की ओर जब ये कार्य करता है। ठीक, तो जब महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, यानी इधर वाला हम लोग देख रहे हैं, आंतरिक भाग में अधोमुखी महादेश जनक बल इसके कारण क्या होता है, कोई क्षेत्र जो है अपने आसपास के क्षेत्र से नीचे धंस जाएगा तो इसके कारण कोई क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्र की अपेक्षा नीचे धंस जाता है। तब यह क्रिया जो है अवतलन कहलाती है। ठीक, यहाँ जो है अवतलन कहलाएगा महाद्वीपीय भाग में। और जब ये महासागरीय भाग में लगेगा तो, और जब कोई तटीय भाग जो पहले सागर तल के ऊपर था, वो सागरीय या महासागरीय जल में डूब जाता है। महासागरीय जल में डूब जाता है तब इसे निमज्जन कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये है। ठीक, जैसे कि पहले इस तरह से रहता है, अब जो है ये इस भाग में मान लो लग रहा है बल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, सागर जल में डूब जाएगा ना। अगर वहीं पे महाद्वीपीय भाग में भी लगेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो इसको जो है निमज्जन कहेंगे हम लोग, और ये महाद्वीप पर लग रहा है तो इसको हम लोग अवतलन कहेंगे। ठीक, देखो उत्थान या अवतलन जो है वो
कहीं भी हो सकता है, आंतरिक भाग में कहीं भी हो सकता है। उत्तान तथा अवतलन महाद्वीपों के आंतरिक भाग में कहीं भी हो सकता है। अब ये शब्द समझ में आ रहा है, उत्थान किसे कहते हैं, अवतलन किसे कहते हैं। कहीं भी हो सकता है, किंतु निर्गमन जो है या फिर ये निमज्जन, ठीक है, ये निमज्जन, निर्गमन तथा निमज्जन, उत्थान में जो है ऊपर की तरफ उठेगा, अवतलन में नीचे की तरफ जाएगा, निर्गमन में ऊपर जाएगा और निमज्जन में नीचे जाएगा, ठीक है। तो निर्गमन तथा निमज्जन केवल तटीय भाग में ही संपन्न हो सकता है। संपन्न होता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए, जैसे भारत का पूर्वी तटीय भाग या पूर्वी तट जो है निर्गमन की प्रक्रिया में निर्मित है। ठीक। यद्यपि तमिलनाडु तट पर निमज्जन के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह जैसे कि भारत का अगर पश्चिमी तट है, भारत का पश्चिमी तट, ये मुख्य रूप से क्या था, निमज्जन से संबंधित था। यद्यपि केरल तट पर निर्गमन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक। अब हम लोग देखते हैं पर्वत निर्माणकारी बल को। पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है, या फिर इसको हम लोग पर्वतीय संचलन भी कह सकते हैं। ओरियोजेनेटिक मूवमेंट, ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल। और हमने देखा था कि ये जो है पटल विरूपणी बल, जो मंद गति से कार्य कर रहा था, उसमें जो वो क्षैतिज कार्य करता है, ठीक है, तो उसको जो है ओरियोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। तो ये जो है, पहले तो हम लोगों ने जो ये देखा था महादेश जनक बल देखा था, वो वर्टिकल कार्य कर रहा था, ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज कार्य करेगा। ठीक। तो पटल विरूपणी बलों के, ये मंद गति से कार्य करता था ना, पटल विरूपणी बलों के अंतर्गत ये दूसरा प्रमुख बल है, पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक। ये किस तरह से कार्य करता है, तो ये बल क्षैतिज रूप में लगते हैं। ठीक। इसलिए इसको जो है स्पर्श रेखीय बल भी कहा जाता है। ये चीजें लग रहा होगा कि इसका नाम पर्वत निर्माणकारी बल क्यों पड़ा है, जैसे कि जो ओरोजेनेटिक है, इसमें जो ओरोस है, इसका मतलब माउंटेन होता है, और
जेनेसिस का मतलब जो है बिल्डिंग होता है, तो जो पर्वत का निर्माण करता है, इसलिए इसका नाम जो है पर्वत निर्माणकारी बल रखा गया है। ठीक, देखो जब ऐसे बल जो है विपरीत दिशा में लगता है, जब ऐसे बल परस्पर विपरीत दिशा में लगते हैं, तब इन्हें तनाव बल कहा जाता है। तनाव बल कहा जाता है। जैसे ये हो गए, ये इस तरफ लगे और इस तरफ लगे, ठीक है, तो इस पे जो है कौन सा बल कार्य कर रहा है? तनाव बल कार्य कर रहा है। ठीक, और जब आमने सामने लगता है और जब यह बल आमने सामने कार्य करते हैं, तब संपीड़न बल कहलाते हैं। जैसे कि ये, यानी कि दोनों एक तरफ एक दूसरे के परस्पर आमने सामने लगे, ठीक है, तो ये संपीड़न बल हो गया। ठीक, अब हम लोग जो है देखते हैं तनाव और संपीड़न बल को। ठीक है, विवरण इसके अंतर्गत हम लोग लेते हैं पहले भूपृष्ठ विभंग को, या फिर इसको हम लोग भूपटल विभंग भी कहते हैं। ठीक, देखो भूपटल विभंग वह घटना होता है जब चट्टान जो है टूटकर किसी तल के सहारे अगर गतिशील हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको भूपटल विभंग कहते हैं। उसको हमेशा एक तल की आवश्यकता होती है। भूपटल विभंग वह परिघटना है जिसके कारण चट्टानें टूटकर किसी तल के सहारे गतिशील हो जाती है। ठीक, इसे ही भूपटल विभंग कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो है दो क्रियाएं होती है। दो क्रियाएं होती है, एक चटकन हो जाएगा यानी कि क्रैक्स, दूसरा जो है भ्रंश हो आएगा यानी फॉल्ट। तो चटकन क्या है? इससे जो है चट्टान में दरार आ जाता है। चट्टान के टुकड़े गतिशील नहीं होंगे, अभी वो जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ उसमें दरार आएगा। ठीक, और अगर उस पर जो बल लग रहा है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो चट्टान का टुकड़ा जो है अपने मतलब जो उसका विभंग तल है उसको छोड़ देगा। ठीक है, वो उससे अलग हो जाएगा और विभंग तल के सहारे ही जो है वो गति कर लेगा, तो फिर उससे जो है भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक, तो इसमें चट्टानों में दरार आ जाती है। परंतु चट्टानों के टुकड़े गतिशील नहीं होते हैं। किंतु यदि इन पर
आरोपित बल शक्तिशाली है, तब चट्टानों के टुकड़े विभंग तल के सहारे गति करने लगते हैं। तब भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक, भ्रंश जो है असंबद्धता की वह रेखा है जिसके कारण चट्टानों के खंड विभंग तल के सहारे बड़े पैमाने पर गति करते हैं। ठीक, जैसे चटकन क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो ये चट्टान है, ठीक, इस पे जब बल लगता है, ठीक, तो इसमें सिर्फ ऐसे क्रैक आ गया है, ये क्रैक है, ठीक है, ये दरार आ गया है, ठीक है, तो इसको चटकन कहते हैं। ठीक, वहीं पे जो है ये विभंग तल के सहारे, ठीक है, जैसे इसमें दरार आया और ये जो है विभंग तल के सहारे जो है गति अगर कर जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग भ्रंश कहेंगे। ठीक, हम लोग देखते हैं भ्रंश के प्रकार। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 5 भ्रंश को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट। देखो, ये तनाव बल के ही अधीन कार्य करेगा और तनाव बल के अधीन जब है चट्टान का टुकड़ा या खंड जो है एक दूसरे से दूर गति करने लगता है तो उसको सामान्य भ्रंश कहते हैं। ठीक, जब तनाव बल के अधीन चट्टानों के टुकड़े या खंड एक दूसरे से दूर गति करते हैं तब सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है। जैसे कि मान लो ये चट्टान है, ठीक, इस पे क्या होगा, पहले इस पे जो है भ्रंश का कार्य करेगा। ये जैसे भ्रंश आया तो अब ये जो है ब्लॉक ए मान लो, ब्लॉक बी मान लो, ठीक है, और तनाव बल जो है हमेशा अपोजिट लगता है, ये लगा, क्योंकि इसमें जो है तनाव बल लगेगा ना तो ये अपोजिट लगेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, ये गति कर रहा है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो इसे ही सामान्य भ्रंश कहा जाता है, जब तनाव बल के अधीन चट्टानों के टुकड़े या खंड एक दूसरे से दूर गति करते हैं तब भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक है, सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक, और ये है सामान्य भ्रंश। इसके बाद हम लोग दूसरा लेते हैं
व्युत्क्रम भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट। देखो इसका जो निर्माण होगा संपीड़न बल के अधीन होगा, ठीक है, सेम उसी प्रोसेस में। तो इस प्रकार के भ्रंश का निर्माण संपीड़न बल के अधीन होता है। ठीक, जैसे कि मान लो ये चट्टान है, ठीक, इस पे जो है ये क्रैक्स पड़ा, ठीक, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए जो है ये नीचे जाना चाहता है, ठीक, कुछ इस तरह से नीचे जाना चाहता है, और बी जो है ऊपर जाना चाहता है। इस पे बल जो है संपीड़न बल लगेगा, और संपीड़न बल जो है एक दूसरे के आमने सामने लगता है, इस तरह से बल लग रहा है संपीड़न बल। इसमें ऐसे चटकन पड़ा, ए नीचे जाना चाहता है, बी ऊपर जाना चाहता है, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे जो है ए इस तरह से नीचे चला आएगा, ठीक, और बी जो है वो इस तरह से ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक। यही जो है व्युत्क्रम भ्रंश है। भ्रंश है। अगर इसको बड़ा बनाना है तो ये इस तरह से बनेगा, जेड के फॉर्म में। ये व्युत्क्रम भ्रंश, ठीक। देखो यहीं से जो है छेप की भी संकल्पना निकलती है। जब संपीड़न बल जो है बहुत तेज हो जाता है, तब एक चट्टानी खंड जो है दूसरे चट्टानी खंड से, ठीक है, जैसे कि ये मान लो चट्टानी खंड हुआ एक, और ये दूसरा चट्टानी खंड है, इस पे संपीड़न बल बहुत तेज लग रहा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, तब उसको छेप कहा जाता है, ठीक। यहाँ पे नोट करके लिखा जाए कि जब संपीड़न बल अत्यधिक तीव्र होता है, तब एक चट्टानी खंड दूसरे चट्टानी खंड के ऊपर चढ़ जाता है, तब इसे छेप यानी कि थ्रस्ट कहते हैं, ठीक। तीसरा हम लोग लेते हैं पार्श्व या नतिलंब सर्पन भ्रंश। लेटरल और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, पार्श्व या नतिलंब सर्पन भ्रंश, ठीक। देखो जब चट्टान के खंड जो है वो भ्रंशन तल के सहारे क्षैतिज गति करता है, तो उसको पार्श्व या नतिलंब सर्पन भ्रंश कहते हैं, ठीक है। जैसे जब चट्टानों के खंडों में भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है, तो इसे पार्श्व या नतिलंब
सरपन भ्रंश कहते हैं। ठीक, जैसे ये एक ब्लॉक है, ठीक, और ये ब्लॉक इसके सहारे, ये जो है इस तरफ निकल जाए और ये इस तरफ निकल जाए। ठीक, इसी तरह जो है, जैसे ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, ठीक, ये जो है इस तरफ निकल जाए और ये जो है इस तरफ निकल जाए। ठीक, देखो अगर बाईं ओर वो होता है उसको सिनिस्ट्रल भ्रंश कहते हैं, और अगर दाईं तरफ होता है तो डेक्स्ट्रल भ्रंश कहते हैं। तो इसको आप लिखना, ठीक है, डेक्स्ट्रल भ्रंश इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बराबर में लिख देता हूँ। डेक्स्ट्रल भ्रंश ये हो गया, ये जो है सिनिस्ट्रल भ्रंश हो गया। ठीक, ये वाला पार्ट ये बाईं ओर हो रहा है, सॉरी ये दाईं ओर हो रहा है, और ये वाला जो है बाईं ओर हो रहा है। ठीक, यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ, जब शैलखंड का संचलन भ्रंश तल की बाईं ओर होता है तो उसे सिनिस्ट्रल भ्रंश कहते हैं। जब गति दाईं ओर होती है तब उसे डेक्स्ट्रल भ्रंश कहा जाता है। ठीक, ये था। आगे हम लोग ले रहे हैं तिर्यक भ्रंश, ऑब्लिक। देखो जब सामान्य भ्रंश और पार्श्व भ्रंश का मिश्रित रूप एक ही जगह हो जाए तो उसको हम लोग जो है तिर्यक भ्रंश कहते हैं। तो ये जो है ये भ्रंश सामान्य भ्रंश और पार्श्व भ्रंश का मिश्रित रूप होता है। जैसे ये मान लो एक चट्टान है, ठीक है, तो इसमें इधर भी गति हो रहा है, ठीक है, और इसमें इधर भी गति होगा। ठीक, और ये वाला भाग जो है यानी इसके अपोजिट जाना है ना, इसके अपोजिट ये जाएगा। ठीक, और इसके अपोजिट जो है ये जाएगा। ठीक, इसी को जो है तिर्यक भ्रंश कहा जाता है। ठीक, दोनों चीजें सामान्य भ्रंश और पार्श्व भ्रंश दोनों का मिश्रित रूप इसमें देखा जा रहा है। ठीक, आगे हम लोग लेते हैं सोपानी भ्रंश को। सोपानी भ्रंश, इसको हम लोग स्टेप फॉल्ट कहते हैं। ठीक, जब भ्रंशन की क्रिया में चट्टानी खंडों के स्थानांतरण से सीढ़ीदार संरचना का निर्माण होता है तो उसको सोपानी भ्रंश कहा जाता है। सोपान का मतलब भी सीढ़ी होता है। ठीक, तब इसे सोपानी भ्रंश कहा जाता है।
ठीक। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि ये ब्लॉक है, इसमें भ्रंशन की क्रिया हुई, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था। ये जैसे ब्लॉक, इसमें जो है भ्रंशन की क्रिया हुई और इसका रूप परिवर्तित होके जो है कुछ इस तरह से हो गया, सीढ़ीदार। ठीक। ठीक। तो इसी को जो है सोपानी भ्रंश कहा जाता है। ठीक। तो ये 5 प्रकार के भ्रंश थे। अब हम लोग देखेंगे संपीड़न बल के अंतर्गत संबलन की क्रिया। देखो, जब चट्टानों में संपीड़न बल आरोपित होता है तो कभी कभी चट्टान जो है वो बंकन की क्रिया करने लगती है। बंकन मतलब मुड़ जाती है, टूटती नहीं है, वो मुड़ जा रही है, यानी चट्टानें सिर्फ मुड़ती है। ठीक। और पहले माना जाता था कि सिर्फ जो है अवसादी चट्टान ही जो है मुड़ सकता है, यानी मुड़ने की प्रक्रिया से गुजरता है। ठीक। लेकिन जब हिमालय का निर्माण वगैरह हुआ तो उसमें पर्वत में पता चला कि ग्रेनाइट चट्टान वगैरह भी है, तो इसलिए तब से जाना जाने लगा कि ग्रेनाइट चट्टान भी जो है बंकन या मोड़ की क्रिया से गुजरता है। और चट्टानों में जो बंकन या मोड़ है वो 2 रूप में पड़ते हैं। ठीक है, उसी को बलन या संबलन कहा जाता है। ठीक। तो जब चट्टानों में संपीड़न बल आरोपित होता है तब चट्टानें या चट्टानों में बंकन, बंकन का मतलब होता है मुड़ जाना, बंकन की क्रिया होती है। यानी अर्थात चट्टानें मुड़ जाया करती हैं, चट्टानें मुड़ जाया करती हैं। ठीक। और पहले क्या माना जाता था कि सिर्फ अवसादी चट्टान ही बंकन की क्रिया से गुजरती है, तो पहले ये माना जाता था कि केवल अवसादी चट्टान ही मोर की क्रिया से गुजरती है। अभी इसके हम लोग फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। मोर की क्रिया से जो है गुजरती है, किंतु हिमालय आदि पर्वतों में ग्रेनाइट चट्टानों पर बंकन या मोर की क्रिया दिखाई देती है। देखी गई है। ठीक। चट्टानों में बंकन या मोर 2 रूपों में पड़ते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें संबलन तथा बलन कहा जाता है। ठीक। आपने एक उच्च संबलन का भी नाम सुना होगा। क्षैतिज संचलन के कारण जब किसी क्षेत्र की चट्टानें मुड़कर गुंबदाकार रूप धारण कर लेती है तो उसे उत्संबलन कहा जाता है। ठीक। जैसे मेरा कहने का मतलब है, जैसे ये चट्टानें हैं, ठीक, और इस पे जो है संपीड़न बल आरोपित हुआ
तो चट्टानें कुछ इस तरह से मुड़ जाएंगी। ठीक, कभी ऐसे भी मुड़ सकती है, इसलिए मैंने दो चट्टानें लिया। ठीक, इसको जो है अशंबलन कहा जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ रही है ना, अपरैपिंग। ठीक, और इसको जो है अवशंबलन कहा जाएगा, ये नीचे की तरफ मुड़ रही है तो डाउन रैपिंग। ठीक, ये चट्टान है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये कार्य करता है। देखो, जब धरातलीय भाग नीचे की ओर धंसकर गर्तनुमा संरचना बनाती है, तब इसे ये वाला अवशंबलन कहते हैं, नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की ओर धंस के। अतः शंबलन के अंतर्गत उत्संबलन और अपशंबलन भी शामिल है। अपशंबलन शामिल किए जाते हैं। जब कभी संबलन की क्रिया बहुत बड़े क्षेत्र में होती है तो उसको बृहद संबलन कहा जाता है। जब संबलन की क्रिया एक बृहद क्षेत्र में, ये द है, बृहद क्षेत्र में हो जाती है तब उसे बृहद संबलन कहा जाता है। ठीक, संपीड़न बल एवं बलन की क्रिया। इसमें अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि जब क्षैतिज संचलन के अंतर्गत क्षैतिज संचलन के अधीन संपीड़न बल के अंतर्गत चट्टानें तरंग रूप में मुड़ जाती हैं तथा इनके ऊपर उठे, जैसे कि मेरा कहने का अर्थ यह है कि जैसे ये चट्टान है तो ये चट्टान जो है कुछ इस तरह से मुड़ गया, फिर ये इस तरह से मुड़ सकता है, इस तरह से मुड़ जाया करती है। ठीक है, तो जो इसका भाग ये ऊपर उठ रहा है इसको अपनति कहा जाता है, और जो ये भाग नीचे जा रहा है इसको अभिनति कहा जाता है। ठीक, तो जब क्षैतिज संचलन के अधीन संपीड़न बल के अंतर्गत चट्टानें तरंग रूप में मुड़ जाती है और इनके ऊपर उठे भाग को अपनति तथा नीचे धसे हुए भाग को या धसे हुए भाग को अभिनति कहा जाता है। ठीक, और इस प्रकार के अगर मोड़ हो रहे हैं तो उसको बलन की संज्ञा दी जाती है।
दी जाती है। ये इस तरह से, ये चट्टान है। ठीक। अगली क्लास में जो है हम लोग, जो हमारा अगला चौथा क्लास होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि बलन से जो है किस तरह की आकृति का निर्माण होता है। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।